हेलो एवरीवन। हीट के 3 लेक्चर हो चुके हैं और सारा थ्योरी बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने बनाए बीच बीच में। अब हम लोग मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे वाला, ये तीनों सेक्शन बना लेना। ये बुक 8 एडिशन का है, पियर्सन आईटी फाउंडेशन। नहीं है तो ले लो, अब तो नया वाला एडिशन आ गया होगा। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या एक्सरसाइज का हम लोग करेंगे, लेवल 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें डिफिनेशन है, हालांकि उसको हल्के में मत लेना। और किसी भी क्वेश्चन को तब तक उसका सॉल्यूशन मत देखना जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज ना निकले कि नहीं अब देखना होगा, बहुत हो गया। मतलब समझ रहा है, हर क्वेश्चन के साथ तुम्हें लड़ना होगा। कॉपी को जितना हो सके रगड़ो, 3 पेज 4 पेज 5 पेज। अभी तो ये लेवल 1 है, लेवल 3 में जब जाओगे तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इनफैक्ट 12 क्लास के लेवल के भी हैं 8 में ही हीट के। तो मतलब 12 क्लास का जो बेसिक है उसको अभी मतलब किया गया है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि प्लीज कॉपी पर रगड़ो, 4 पेज 5 पेज 6 पेज, अगर एक का तुमको जो लगता है वो करो उसमें, ठीक है। जब तक आप नहीं रगड़ोगे सॉल्यूशन के लिए, जब तक आप अति नहीं करोगे तब तक। और कुछ लोग कह रहे थे कि सारा सॉल्यूशन बता दीजिए। क्या होगा सारा बताने से? फिर तुम क्या करोगे? तुम अब बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हो, तुम वन ऑफ द इंडिया के बेस्ट माइंड होने वाले हो, इंडिया के फ्यूचर टेक्नोक्रेट होने वाले हो। खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम जिस तरह से पूछ रहे हो कि सबका सॉल्यूशन बता दीजिए, फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ तुमने ट्राई किया। मैं पूछूंगा तो फिर तुम्हारे पास होना चाहिए ना कि ट्राई यहाँ किया मैंने, मैं इस क्वेश्चन में इतना दूर तक गया, उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फंस गया, किसी एक तीसरे स्टेप में फंस गया, मुझे यहाँ से आगे नहीं समझ आया। इस तरह से होता है ना। सबका सॉल्यूशन बता दो, रोबोट हो गया? मैं तुम्हें थिंकिंग क्रिएचर बनाना चाहता हूँ, तुम्हें सोचने के लिए देना चाहता हूँ। अच्छे क्वेश्चंस को बनाने के बाद, बहुत देर तक मेहनत करने के बाद, उसके बाद जब तुम आंसर आता है और वो आंसर सही आता है तो जो खुशी होती है, मैं चाहता हूँ तुम उस खुशी को महसूस करो, ठीक है। अपने पैरों पर खड़े हो, कोई तुम्हें अपने हाथ पकड़ कर बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। और तुम जो सोच रहे हो कि लोग अच्छे अच्छे बातें कर, देखो मैं अच्छा बात नहीं कर सकता, मैं तो हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन बाकी तुम्हें जिस अपना भी अच्छा लगे वो समझ लो। क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, तुम्हें सिर्फ आईआईटी ये सब के लिए मैं नहीं थी कर रहा हूँ रेडी, उससे आगे के लिए। आईआईटी तो बस एक पड़ाव है, कहीं और दूर जाना है, ठीक है। गाइस, ये कहना जरूरी था। मैं चाहता था कि आपको बताऊं ये चीज, क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जब तक तुम्हें मजा नहीं आएगा ना, क्वेश्चन देख के ऐसा फेस नहीं होगा ना, स्माइली फेस। इस क्वेश्चन देख के अगर हमेशा ऐसा फेस रहेगा, क्या होगा? कैसे? स्माइली फेस रखो। नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचो ना कि हम कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कोई ऐसा चीज तो है जो तुम नहीं जानते हो, या जानते हो तो तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन में। तो इसका मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बना तो ठीक, नहीं बना तो भी तो उतना दिक्कत तो नहीं है। पूरा लड़ना क्वेश्चन से, तब जाके सॉल्यूशंस को देखना। अगर नहीं बने तो कोशिश करो खुद से। मैं बस यही चाहता हूं कि आप प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखो। आप इंडिया के समझ रहे हो किस एक अलग लेवल में आप ले जाना चाहते हो। रिसर्च के एक माइंड होना चाहिए, रिसर्चर जैसा सोचता है। गाइस, हम ज्यादा बातें न करते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मतलब लगा कि बता दूं। ओके गाइस, लेकिन मैंने इससे पहले एक होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने इसको किया है? ये होमवर्क दिया था पिछले क्लास में, कैलकुलेट द मास ऑफ स्टीम दैट शुड बी pass through 60 gram water at 20 degree centigrade such that the final temperature is 40 degree centigrade। असल में स्टीम क्या है? स्टीम वाटर वेपर है। क्या कह रहा है कि अगर कोई क्या है, एक कोई बर्तन है, इसमें क्या है 60 ग्राम वाटर है, किसमें? लिक्विड फेज में वाटर है। ध्यान देना, वाटर तो है, लेकिन वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको आइस कहते हैं, और गैस में एग्जिस्ट करते हैं तो उसको स्टीम कहते हैं, जो भाप। ये 16 ग्राम एक बर्तन में लिक्विड स्टेट में वाटर है,
और ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ओके, अब एम, अब कोई मास है एम ग्राम मास का स्टीम, स्टीम यानी भाप है, स्टीम का भी अपना तो ही तो कोई मास होगा स्टीम का, मुझे नहीं पता, मैंने एम मान लिया है। उसको इससे पास करवाएं, ठीक है, इसको इससे पास करवाएं। पास करवाने के बाद अब कुछ वाटर का क्वांटिटी कितना हो गया होगा, 60 प्लस एम ग्राम हो गया होगा, 60 प्लस, क्योंकि भाप का भी तो मास इसमें गया। और ये स्टीम कितने पर होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। किस फेज में, गैसियस फेज में, गैस फेज में होता है। ओके, सो फाइनल क्या होगा, ये दोनों को मिलाएंगे तो, ये दोनों को मिलाएंगे तो ये होगा। और ये इसको कितना बोल रहा है, 40 डिग्री पे होना चाहिए, यही बोल रहा है ना, 40 डिग्री पे क्या होना चाहिए, इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो अब देखो, मैंने हमेशा कहा था इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन लगा देते हैं, हीट कंजर्वेशन, कि जो हायर टेम्परेचर बॉडी ने जितना हीट लॉस किया उतना ही कोल्डर बॉडी जो था उसने हीट गेन किया। सो हीट क्या है इसमें, बस एक ही कंसेप्ट है, कंसेप्ट हीट लॉस बाय हायर टेम्परेचर बॉडी, हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर बस इतना शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी, लिख दो अच्छा रहेगा, हीट एनर्जी लॉस बाय हायर टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय लोअर, या कोल्डर लिखो, लोअर टेम्परेचर बॉडी। ओके, सो तो यहाँ पर हायर टेम्परेचर बॉडी कौन है, ये स्टीम है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, होता ही है स्टीम। सो और ये लिक्विड वाटर फेज में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसने जितना हीट लॉस किया उतना ही हीट इस लिक्विड ने क्या किया, गेन किया। तो अब आप जानते हो ना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, हीट ऑब्जर्व कितना होता है, एमएस मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर को क्या कहते हैं, डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, Q1 बराबर Q2 कर देंगे। Q1 क्या है, हीट एनर्जी लॉस बाय हायर टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल टू Q2 का है हीट गेन बाय लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो हीट लॉस कितना लॉस किया होगा, m इंटू, कौन है हायर टेम्परेचर बॉडी, वेपर है, वेपर का मास कितना है, m माना है हमें, m इंटू, और एक बात ध्यान रखना कि जब भी गैसियस फेज है तो आपको पता है ना कि स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कैपेसिटी, जो लेटेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वेपर का, वो कितना होता है, 540 कैलोरी होता है ना, 540 कैलोरी ये पर ग्राम के लिए होता है ना, 540 कैलोरी पर ग्राम, पर ग्राम पर केल्विन शायद होता है। तो 540 ये याद रखना कि जब भी गैसियस फेज से तुम लाओगे या वाटर को गैसियस फेज में ले जाना है तो 540 कैलोरी हम लोग देते हैं। और अब जब स्टीम दोबारा वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना है इस पूरे मिक्सचर को, तो ये कितना हीट रिलीज करेगा, m इंटू 540। पहले इसको लिक्विड स्टेट में बदलना होगा ना, अभी तो गैसियस में है, जिसका क्या यूज किए हम लोग, लेटेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज किए हम लोग, m इंटू 540। तो ये जो स्टीम है वाटर में बदलने के लिए इतना हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा, ये कैलोरी में है, ठीक है। प्लस अब वाटर में ही आना मेन अथी नहीं है, इशू नहीं है, क्योंकि अभी भी वाटर में आया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही है। अब 100 से इसको किस पर ले जाना है, 40 पे, ये चीज ध्यान देना, 40 पे ले जाना है। अब लिखेंगे m इंटू, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है, 1 इंटू डेल्टा टी, तो फाइनल कितना है, 40 है, इनिशियल कितना है, 100 है, तो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब माइनस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तुम सोचोगे 40 माइनस 100 तो -60 होगा, लेकिन माइनस का कोई मतलब नहीं होता। टेम्परेचर देखो, एक चीज समझो कि डिफरेंस टेम्परेचर 60 ही तो है। तुम सोच सकते हो यहाँ माइनस मैंने क्यों नहीं लिखा, कोई मुझे अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन कि मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा, -60 होना चाहिए था ना, 40 डिग्री -60 डिग्री,
क्योंकि फाइनल तो 40 होना है ना। इस स्टीम को पहले तुम वाटर में कन्वर्ट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इतना एनर्जी देना पड़ा। मैं आगे बताऊंगा, मुझे उम्मीद है तुमको समझ में आ रहा होगा। ओके, इज इक्वल टू, ये हो गया हीट लॉस बाय हायर टेम्परेचर बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन। कितना हीट गेन किया इस लिक्विड ने, यही तो लोअर टेम्परेचर बॉडी था। तो एम एस डेल्टा टी बोला था ना Q2, तो एम और ए से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है, या पर डिग्री सेंटीग्रेड 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इनटू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, फाइनल टेम्परेचर 40, इनिशियल टेम्परेचर 20, तो 40 माइनस 20 हो जाएगा, ये रहा। तो क्या हो जाएगा 540 एम प्लस 60 एम, कितना हो जाएगा 600 एम इज इक्वल टू 1200 हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये देख रहे हो 2 हो जाएगा, 2 ग्राम आएगा, 2 ग्राम। तो हमें 2 ग्राम का जो वेपर है, जो स्टीम है, वो पास करवाना होगा किससे, 60 ग्राम लिक्विड से, जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्योंकि उसके पास करवाने से क्या होगा, जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को देख के मन जो है वो ऐसा होना चाहिए, चेहरा एकदम खिल जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं। हालांकि तुम दोनों में से कुछ भी नहीं चुन सकते, वो भी अच्छा है, ऐसे रहो, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा। चलो ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स। लेवल 1, हीट एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू ए सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। इसका मतलब हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो विदाउट टेम्परेचर इंक्रीज किए। क्या ऐसा पॉसिबल है? किसी सब्सटेंस को, कोई सब्सटेंस है, इसमें हीट देते जा रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, जस के तस है, सेम है। क्या ऐसा हो सकता है? कुछ लोग सोचेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो फॉल्स होगा ना, लेकिन दरअसल ये ट्रू है। क्या आपको याद है वो ग्राफ मैंने बताया था ना, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल आइस जब मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, ये आइस हो गया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इस पे हीट दे रहे हो, ये जैसे ही वाटर में अभी भी कन्वर्ट हुआ है, ये वाटर में भी अभी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। जस्ट जब आइस और वाटर को एग्जिस्ट करते हैं एक साथ मिक्सचर में, आइस और वाटर का मिक्सचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है। क्यों? क्योंकि जो हीट दे रहे हो वो हीट आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने में चला जाता है वो हीट। तो हीट जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में चला गया तो एनर्जी बढ़ा कहाँ, उसके मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी तो नहीं ना बढ़ा, और जब नहीं बढ़ा तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? फेज चेंज के समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइस से वाटर में जब फेज चेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट पर, उस समय भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर भी बन जाता है। हाँ, अब अगर आगे हीट दोगे तब तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। अब वाटर बन गया एक बार तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100, 60, 70, 80, 90, 100। जैसे 100 पे आया वाटर, क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आया और अभी भी हीट दे रहे हो, तो अब ये क्या वेपर फेज में चेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, जैसे ये वेपर में चेंज हुआ, ये अभी भी वेपर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्यों? क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हो, लेकिन अभी भी 100 का 100 रहेगा ये। क्यों? क्योंकि अब ये वाटर मॉलिक्यूल के बीच की जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने में हीट चला जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा ही नहीं। तो स्टीम और जो बॉइलिंग वाटर है वो को एग्जिस्ट करते हैं कितने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर सेम रहता है। हाँ, अब ये स्टीम बन गया और टेम्परेचर दे जाओगे तब तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन को एग्जिस्ट करते हैं ये दोनों। सो हीट एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू ए सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ये बिल्कुल ट्रू है। हीट एनर्जी बढ़ाते जाओ और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसा हो सकता है। देख रहे हो फेज चेंज के समय क्या हो रहा है। सो गाइस, आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ऐड किया इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन ना, लिक्विफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन सप्लाई ऑफ हीट। गलत। लिक्विफिकेशन वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड नहीं, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड नहीं।
बल्कि गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। गैस को जब जब गैस पर जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके देते हो तब लिक्विफिकेशन होता है, उसी को जो प्रोसेस होता है लिक्विफिकेशन का। लेकिन ध्यान देना, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पर तुमने गैस को रखा है और कितना भी प्रेशर दे दो वो लिक्विफाई कभी नहीं करेगा। हमने पढ़ा भी था क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में। द टेम्परेचर आफ्टर विच द टेम्परेचर एबव विच गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड रिगार्डलेस हाउ मच टेम्परेचर यू गिव, हाउ मच टेम्परेचर इज गिवन, एनी टेम्परेचर एनी प्रेशर इज गिवन इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। सो लिक्विफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस लिक्विड में चेंज होता है। लेकिन इसमें तो दिया हुआ है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन नंबर, व्हेन इक्वल मास ऑफ वाटर एंड आयरन आर हीटेड टू द सेम चेंज इन टेम्परेचर। सेम चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी सेम है दोनों के लिए। डेल्टा टी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ आयरन। सेम चेंज इन टेम्परेचर are heated to same change in temperature, the heat absorbed by iron is more than the heat absorbed by water. heat absorbed कितना होता है, मैंने बताया था ना, heat absorbed Q होता है, और Q को क्या लिखते हैं, ms mass into specific heat capacity of that substance into change in temperature delta T। तो heat absorbed of water कितना हो जाएगा, mass of water into specific heat of water 1 है into डेल्टा टी ऑफ वाटर। और इस हीट ऑब्जर्व बाई आयरन कितना हो जाएगा, क्यू आई कितना हो जाएगा, मास ऑफ आयरन इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है आयरन का, क्या मुझे बता सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। देखो आयरन का 0.11 होता है, 0.11 इंटू डेल्टा टी आयरन। अब इसी को ना कंपेयर करना है, लेकिन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन दिया हुआ है क्वेश्चन में। यही नहीं, डेल्टा टी ऑफ आयरन वाटर इज इक्वल टू डेल्टा टी ऑफ आयरन भी दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को, ये पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन ऐसे तो साफ दिख रहा है। और क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू आयरन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.11। तो देख रहे हो, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.11 क्यू वाटर हो जाएगा, देख रहे हो। तो द हीट ऑब्जर्व बाय आयरन इज मोर देन द हीट ऑब्जर्व बाय वाटर। देख रहे हो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि हीट ऑब्जर्व बाय, क्या हो रहा है, हीट ऑब्जर्व बाय आयरन इज लेस देन हीट ऑब्जर्व बाय वाटर है, उल्टा है। ऐसे भी देखो ना, जो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का ज्यादा होता है और आयरन का कम होता है, इसका मतलब वाटर जो है वो कम चेंज ऑफ टेम्परेचर में ही बहुत ज्यादा हीट एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। इसका मतलब थोड़े से हीट एनर्जी देने पर ही उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि वाटर में ऐसा नहीं होगा। और टेम्परेचर दोगे तो बहुत कम उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हीट दोगे तो उसका बहुत कम टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि 1 ग्राम ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट देना पड़े उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था कि द हीट ऑब्जर्व बाय वाटर इज मोर देन द हीट ऑब्जर्व बाय आयरन होना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन नंबर, अ बॉडी कैन हैव ए टेम्परेचर ऑफ -10 केल्विन। फॉल्स। मैंने क्या कहा था, यूनिवर्स का कोई भी ऐसा बॉडी नहीं होगा जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से कम हो। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। क्यों, क्योंकि 0 केल्विन पर आकर कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस का अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट जीरो हो जाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, उसका सब कुछ, उसका रैंडमनेस जीरो हो जाता है, उसका एनर्जी जीरो हो जाता है। तो क्या 0 केल्विन के नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 0 केल्विन के नीचे कोई भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्स का कोई भी सब्सटेंस, क्योंकि एनर्जी बचा ही नहीं। लेकिन हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस में जा सकता है टेम्परेचर, ये तो केल्विन की बात हुई। और फ़ारेनहाइट में भी माइनस में जा सकता है टेम्परेचर। सो ये समझना। सो ये हो गया
सो आई होप गाइस, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है लेकिन वीडियो बड़ा होते जा रहा है। सो आई थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। और हाँ, चैनल को चेक करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और बहुत सारे चीज़ें बता देंगे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो जाके उन्हें भी चेकआउट करो, प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। अब अगले में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, तब तक तुम बनाते रहो लेवल 1 और 2 और 3, और पूरा दम लगाओ यार, और थोड़ा पढ़ाई करो। So again, thank you so much for watching this.